गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए इस वीडियो में BHIE 143 पर्यावरण का इतिहास चैप्टर नंबर 11 या आप कह सकते हैं यूनिट नंबर 11 करेगा लिंग और पर्यावरण। ठीक है, इसमें हम जेंडर के बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो 11.2 क्या है कि लिंग और पर्यावरण में, यानी कि जेंडर और पर्यावरण में किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार का रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई मेरे। ठीक है, एग्जाम के इम्पोर्टेंट। दूसरा जो हमारा रहेगा वैचारिक पहलू पारिस्थितिक नारीवाद, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर जो वैचारिक पहलू पारिस्थितिक नारीवाद की हम बात करेंगे, ये वैश्विक स्तर पर हम बात करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड वाइड लेवल पर जेंडर और पर्यावरण को लेकर के क्या बातें हैं और पारिस्थितिक नारीवाद का। फिर हमारा जो रहेगा क्या रहेगा 11.6। ठीक है, क्या है नेक्स्ट जो हमारा क्या रहेगा 11.6 रहेगा पारिस्थितिक नारीवाद, यानी भारतीय पारिस्थितिक नारीवाद, यानी भारतीय संदर्भ में हम नारीवाद को देखेंगे और पर्यावरण के इशू से देखेंगे, इन्वायरमेंट की इशू से। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या सेक्शन हमारा रहेगा, तो अगर मैं बोलूँ तो 11.2, 11.5, 11.6, यही क्या है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यही तीनों पॉइंट क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं लिंग और पर्यावरण में अंतर संबंध, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो जब इतिहासकार और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक पर्यावरण के मुद्दों की जांच करते हैं, जब इतिहासकार जो हैं और सामाजिक वैज्ञानिक हैं पर्यावरण में मुद्दों की जांच करते हैं, तब वो विश्लेषण के ऐसे संसाधनों का उपयोग करते हैं जो भौतिक वैज्ञानिकों जैसे अन्य विशेषज्ञों से भिन्न हैं। ये उपकरण मूल रूप से विश्लेषणात्मक श्रेणियों जिनमें सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे जाति, वर्ग, लिंग, नस्ल आदि। यानी पर्यावरण में जो इश्यू हैं उनको क्या जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे, लिंग के आधार पे, नस्ल के आधार पे और क्षेत्र के आधार पे उनको हम बांट भी सकते हैं पर्यावरण के मामलों को। इसका कारण यह है कि सामाजिक वैज्ञानिक पर्यावरण के प्रश्नों को अलग अलग नहीं देखते हैं, बल्कि उन्हें मानव समाज के संबंध में देखते हैं। यानी कह रहे हैं कि जो पर्यावरण है, ठीक है, पर्यावरण जो वैज्ञानिक होते हैं वह किसी भी चीज को अलग अलग वर्गों में नहीं देते। यानी पर्यावरण के जो इश्यू होते हैं वह जाति के आधार पे, वंश के आधार पे, लिंग के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे नहीं देखे जाते हैं, उनको अलग अलग नहीं देखते हैं, बल्कि मानव समाज के से जोड़ करके उसे, यानी सभी मानव समाज के संबंधों से जोड़ करके देखते हैं। नतीजतन सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक चिंताएं उन तरीकों के बारे में है जो माध्यम से मनुष्य अपने पर्यावरण तथा उनके परिवर्तन के लिए अनुकूल कर रहे हैं। जिस तरह हम मानव समाज पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, इस तरह से पर्यावरण मानव भी प्रभावित कर रहे हैं। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जैसे हम पर्यावरण को प्रभावित करते हैं तो पर्यावरण से क्या होता है भैया, मानव भी प्रभावित हो रहा है। दोनों चीजें, अगर पर्यावरण का प्रदूषण होगा तो मानव, यानी दोनों चीजें एक दूसरे के यहाँ अंतर संबंध है। पर्यावरण और मनुष्य में पूरा अंतर संबंध है। अगर मानव प्रभावित होगा तो पर्यावरण प्रभावित होगा, और पर्यावरण प्रभावित होगा तो मनुष्य भी प्रभावित होगा, यानी दोनों पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि मानव समाज किसी भी समय या स्थान पर सामान्य रूप से समरूप श्रेणी के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन एक ऐसी श्रेणी के रूप में जो विविध और पदानुक्रमों के अंतर्निहित असमानताओं के साथ स्तरित हैं। ये असमानताएं ज्यादातर समाज में भीतर शक्ति के असमान वितरण के परिणाम स्वरूप हैं, जिसकी वजह से पर्यावरणीय संस्थाओं सहित संसाधनों तक असमान पहुंच है। तार्किक रूप से समझे तो मानव समाज और पर्यावरण के बीच में संबंध एक असमान और सार्वभौमिक नहीं हो सकते हैं। पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिक्रिया मध्यवर्ता तथा अनुकूल के साथ साथ पर्यावरण परिवर्तन और इस पर हम दुर्दशा को भी प्रभाव के संदर्भ में सामाजिक सांचे या सामाजिक पदानुक्रम के भीतर हमारे स्थान के आधार पर भिन्न है, जिसका हम हिस्सा है। उदाहरण के लिए विकासशील देशों के पर्यावरण, देखो यहाँ देखना, ठीक है, उदाहरण के लिए विकासशील देशों के पर्यावरण विकास मुद्दे लोगों से अलग होंगे। नहीं कह रहे हैं, उदाहरण के लिए जो विकासशील देशों के पर्यावरण के मुद्दे होंगे वह विकसित देशों क्या होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। गरीबों के अमीर लोगों से अलग होंगे, शहरी क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों से अलग होंगे। कृषि समुदाय के जातियां खानाबदोश चरवाहे व वन जातियों से बहुत भिन्न होंगी। इसी तरह से पुरुष और महिलाओं के पर्यावरण मुद्दे भी काफी भिन्न होंगे। कह रहे हैं कि भाई मेरे, जिस प्रकार से, जैसे कि देखो क्या, जो विकसित देश है और विकासशील देश है दोनों के पर्यावरण मुद्दे अलग होंगे, उसी प्रकार से गांव का पर्यावरण का मुद्दा और शहर का पर्यावरण का मुद्दा बिल्कुल अलग होगा।
एक किसान का पर्यावरण का मुद्दा और आदिवासी इलाकों का पर्यावरण का मुद्दा दोनों अलग अलग होंगे। उसी प्रकार से कह सकते हैं कि महिला के पर्यावरण के इशू और पुरुषों के पर्यावरण के इशू दोनों बिल्कुल क्या होंगे, पूरी तरीके से अलग होंगे, यानी भिन्न होंगे। ठीक है, महिलाओं के लिए पर्यावरण का इशू और पुरुषों के लिए पर्यावरण का इशू दोनों अलग अलग प्रकार से होंगे। जैसे कह सकते हैं कि जैसे एक विकसित देश का पर्यावरण का इशू और एक विकासशील के देश का पर्यावरण का इशू बिल्कुल अलग होगा। शहर के लोगों का पर्यावरण का मुद्दा और गांव के लोगों का पर्यावरण का मुद्दा बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में पर्यावरण के साथ हमारा लैंगिक और सही इस इकाई पर देखेंगे। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर निश्चित रूप से महिलाओं के साथ, यानी क्या, यहाँ पर हम क्या करेंगे, महिलाओं के साथ पर्यावरण के संबंधों का पता नहीं महिलाएं पर्यावरण में, उन महिलाओं की पर्यावरण में किस प्रकार की भूमिका है, या महिलाओं पर्यावरण से कितनी प्रभावित होती हैं, या महिलाओं को लेकर के पर्यावरण में क्या है, या महिलाओं का पर्यावरण में योगदान क्या है, या पर्यावरण आंदोलन में महिलाओं की भूमिका किस प्रकार से रहेगी, इसी को क्या बोलते हैं, जेंडर और पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, पता लगाएं। लेकिन यह चर्चा केवल महिलाओं और पर्यावरण के बारे में नहीं है, हम लिंग की अवधारणा का भी उपयोग करके इसको, यानी हम यहाँ पर लिंग यानी महिला और पुरुष दोनों के एंगल से हम इन चीजों को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारा मेनली रहेगा उसमें चलते हैं। भौतिक चिंताएं क्या हैं। भौतिक चिंताएं नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें जिनको हमने बोला है उन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। देखो ए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11.5 क्या है, इसको देखिएगा। वैचारिक पहलू पारिस्थितिक नारीवाद क्या होता है। ठीक है, देखो पृष्ठभूमि से भौतिक रूप से भौतिक पहलुओं पर चर्चा के लिए आइए हम समझते हैं। इस संदर्भ के वैचारिक पहलुओं पर इस बहस करने के लिए आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ से देखिएगा। ठीक है, पर्यावरण इतिहासकार रोनाल्ड बताते हैं कि प्राकृतिक मानव अस्तित्व में न केवल वस्तुनिष्ठ भौतिक वास्तविकताएं के रूप में, बल्कि भावों, अर्थों, विचारों और भावनाएं, यानी कहते हैं कि जो पर्यावरण है और मानव की जो प्रकृति में अस्तित्व है वह भाई मेरे भावों से, अर्थों से, विचारों से और भावनाओं के रूप में भी है। उन तरीकों को समझना महत्वपूर्ण है जिनमें व्यक्ति और समाज ने समय और स्थान में प्रकृति की कल्पना की है, क्योंकि पर्यावरण के प्रति हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार जिस तरीके से हम उस पर कार्य करते हैं उसके साथ हमारे महत्वपूर्ण संबंध है। यह आधुनिक विज्ञान के युग में भी अच्छा है, क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं कि वैज्ञानिक अपने समाजों से पूर्ण अलगाव में काम नहीं करते हैं, बल्कि प्रकृति के अपने मॉडल में उनके समाज उत्पादन के तरीके, मानवीय संबंध, संस्कृति की जरूरतें, मूल्यों को निर्धारित करते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो वैज्ञानिक होते हैं वह अपने समाजों से अलग होकर के कभी भी शोध नहीं करते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण पर रिसर्च कर रहा है तो वह कभी भी अपने समाज से अलग होकर के काम नहीं करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से कह सकते, इसीलिए वह पर्यावरण इतिहास के विद्वानों के लिए पारिस्थितिक एजेंट के रूप में विचारों की जांच करना, यानी जो विचारक हैं, जो पर्यावरण को लेकर के विचार कर रहे हैं, उनकी भी भाई मेरे एक बड़ी भूमिका बनती है कि वह भी पर्यावरण को लेकर के सजग रहें और जागरूक रहें। देखो जितने भी इतिहासकार हैं, जितने विचारक हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी स्वयं की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह भी पर्यावरण को बचाने में एक बड़ी भूमिका निभाएं। भारत और विकासशील देशों के अन्य हिस्सों के विपरीत लिंग और पर्यावरण के बीच संबंध मुख्य रूप से पश्चिमी, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में पारिस्थितिक नारीवाद की छत्र छाया की तरह वैचारिक दृष्टि से अवधारणाबद्ध किया गया है। इस खंड में हम उन तर्कों की जांच करेंगे जो पारिस्थितिक नारीवाद के समर्थक और उसके बीच असहमति के समर्थकों द्वारा सामने रखे गए हैं। देखिए, पारिस्थितिक नारीवाद के निरूपण में हम प्रकृति के साथ पुरुषों और महिलाओं के संबंध, धारणा, विचार और कल्पना को दायरे में रखते हैं। सामाजिक ढांचे में अपने स्थान पर आधार अलग अलग होंगे। लोगों द्वारा पर्यावरण की अवधारणा के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करेंगे। वेस्टर कहते हैं कि पुरुष और महिलाएं, देखो यहाँ देना, क्या कहते हैं, पुरुष और महिलाएं हर जगह काम और ज़्यादा विशिष्ट क्षेत्रों में अलग अलग रूप से स्थापित हैं। उन्होंने प्रकृति के विभिन्न तरीकों से कभी कभी तो मौलिक रूप से आकलन करना चाहिए। पारिस्थितिक नारीवाद की जांच क्या है, क्या कर रहे हैं, पारिस्थितिक नारीवादियों की जांच सही है। देखो जिस तरह पुरुष और महिलाएं प्रकृति की अवधारणा करते हैं। दूसरा क्या है, पितृसत्तात्मक सोच में प्रकृति के बारे में कल्पना किस तरह से लैंगिक है और ऐसी कल्पना जो महिलाओं के जीवन और प्रकृति पर प्रभाव डालती है। ठीक है, देखो
व्यापक सामान्य शब्दों में व्यक्त पारिस्थितिक नारीवाद पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना के वैचारिक ताने बाने के भीतर प्रकृति के शोषण को स्थापित करता है। यह उस तरीकों की ओर इशारा करता है जिसमें महिलाओं के साथ साथ प्रकृति की अधीनता को व्यक्त किया जाता है और बहुत समान अलंकारिक शब्दों को उचित ठहराया जाता है जो पितृसत्तात्मक प्रवचनों की शब्दावली का हिस्सा है। इसीलिए पारिस्थितिक नारीवादियों के अनुसार यह तार्किक रूप से सही है कि नारीवादी आंदोलन को खुद को पर्यावरण आंदोलन के साथ साथ रेखांकित करना चाहिए। यानी कह रहे हैं नारीवाद जो आंदोलन है उसको खुद को पर्यावरण के आंदोलन के साथ खुद को रेखांकित करना चाहिए। पितृसत्ता के खिलाफ उसका संघर्ष न केवल महिलाओं की बल्कि प्रकृति से मुक्ति के भी है। देखो कह रहे हैं कि जो महिलाएं पितृसत्ता के खिलाफ आंदोलन करती हैं उनको प्रकृति की मुक्ति की भी खिलाफ उनको एक समरूप, देखो कह रहा है कि जो नारीवाद आंदोलन है महिलाएं पितृसत्ता के खिलाफ खड़ी हैं कि उनको एक प्रकार से अधिकार चाहिए, उसी प्रकार से प्रकृति की मुक्ति भी क्या है उनके लिए एक अभिव्यक्ति बन जाती है, वह प्रकृति की मुक्ति के लिए भी सामने आए। ठीक है। पश्चिमी पारिस्थितिक नारीवाद प्रवचन के भीतर केंद्रीय विचार में बीना अग्रवाल ने सारांश को देखना उपयोगी होगा। यह बहस में प्रवेश करने के लिए उपयोगी होगा, शुरुआती बिंदुओं के रूप में काम कर सकता है। उसके निबंध में क्या विचार हुआ, देखो बीना अग्रवाल क्या कहती हैं, देखो ध्यान से सुनना। महिलाओं पर प्रभुत्व और उत्पीड़न और प्रकृति पर प्रभुत्व और शोषण के बीच संबंध, यानी कहा जा रहा है भैया जिस प्रकार से महिलाओं पर पुरुषों ने एक प्रकार से कब्जा बना लिया है, जिस प्रकार से उनका उत्पीड़न और शोषण होता है उसी प्रकार से प्रकृति का भी उत्पीड़न और शोषण होता है। यानी हम महिलाओं की इशू से देख सकते हैं, यानी महिलाओं का जो प्रभुत्व और उत्पीड़न है प्रकृति पर भी प्रभुत्व और शोषण के बीच महत्वपूर्ण, यानी दोनों में संबंध या रिलेशन को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। देखो पितृसत्तात्मक कल्पना में महिलाओं को प्रकृति के मूल तत्वों के रूप में देखा जाता है। नहीं, पितृत्वात्मक सत्ता में जो महिला होती है वो प्रकृति के मूल तत्वों में देखा जाता है, जबकि पुरुष संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि संस्कृति द्विगुण है, पदानुक्रम शब्दों में समझा जा सकता है। जहां पर सांस्कृतिक प्रकृति श्रेष्ठ है उसी तर्क से महिलाओं को पुरुषों से कमतर देखा जाता है। यानी कहते हैं कि लोग बताते हैं कि संस्कृति को ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रकृति को ध्यान नहीं देते हैं। उसी प्रकार से कहा जाता है कि पुरुषों को ज्यादा आंका जाता है और महिलाओं को कमतर आंका जाता है कई जगह पर। ठीक है। उसी प्रकार से हम अपनी सभ्यता पर संस्कृति पर ज्यादा ध्यान देते हैं, पर्यावरण पर ध्यान नहीं देते हैं। उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि पुरुष एक प्रकार की क्या है संस्कृति है, महिलाएं एक प्रकार की क्या पर्यावरण को मान सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर कमतर देखा जा रहा है। महिलाओं के प्रभुत्व और प्रकृति पर अधिकार के बीच घनिष्ठ संबंध है। महिलाओं का जो प्रभुत्व है और प्रकृति पर जो अधिकार उनके बीच क्या है, घनिष्ठ संबंधों के कारण प्रकृति पर प्रभुत्व समाप्त करने में अलग थलग पड़े मानव के गैर मानव कृति को ठीक करने में महिलाओं को विशेष रूप से जिम्मेदारी है। चूंकि क्या कर रहे हैं, देखो चूंकि नारीवादी आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन दोनों समतावादी हैं, यानी देखो कह रहे हैं कि जो पर्यावरण आंदोलन है जो नारीवादी आंदोलन दोनों में बहुत ज्यादा समानताएं हैं। ठीक है। गैर श्रेणीबद्ध प्रणालियों के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा कई अन्य मूल समान है। यह तर्क दिया जाता है कि उन्होंने एक समान परिप्रेक्ष्य सिद्धांत और व्यवहार विकसित करने के लिए मिलकर काम करने। नहीं, महिलाओं को कह रहे हैं कि पर्यावरण और नारीवादी जो आंदोलन में बहुत समानता है, दोनों को हमें मिलाकर के काम करने की जरूरत है और दोनों को हमें साथ में लाने की आवश्यकता है। देखो पारिस्थितिक नारीवाद सैद्धांतिक निरूपण के दल के साथ साथ एक आंदोलन है। यानी पारिस्थितिक नारीवाद जो है एक प्रकार का क्या आंदोलन है, प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए पारिस्थितिक नारीवाद का इतिहास इसके लेखन और दुनिया भर के पर्यावरणीय मुद्दे और जमीनी संघर्ष में महिलाओं की व्यापक भागीदारी को पाया जाता है। विचारों और वाद विवाद की बेहतर समझ के लिए हमें इसकी उत्पत्ति और विकास के संक्षिप्त इतिहास का पता लगाना आवश्यक है। पारिस्थितिक नारीवाद आंदोलन 70 के दशक में यानी 70 के दशक में मध्य से उभरा है। इसके नारीवादी आंदोलन की दूसरी लहर के साथ साथ पर्यावरण आंदोलन, हरित आंदोलन जो 60 के दशक में हुआ, इसके साथ महत्वपूर्ण संबंध थे। यह गैर मानव दुनिया में मानवीय गतिविधियों पर के प्रभाव के बारे में हरित आंदोलन की चिंता को प्रेरित है। नारीवादी आंदोलन ने इसे पितृसत्ता में महिलाओं की अधीनता और उत्पीड़न को अपनी आलोचना को आत्मसात कर लिया है। इन सरोकारों को मिलकर इन
पारिस्थितिक नारीवादियों ने मुख्य धारा के नारीवादियों को चुनौती दी। ये कह गए हैं पारिस्थितिक नारीवादियों ने मुख्य धारा के नारीवादियों को चुनौती दी है जब तक वह पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य का अभाव था। इसके साथ साथ मुख्य धारा को हरित राजनीति में भी चुनौती मिली है, जो पर्यावरण में अब मानव जाति संबंधों के लैंगिक प्रकृति को ध्यान में रखने के लिए क्या थी, विफल रही थी। ठीक है, आगे देखें। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो 70 का दशक बहुत दिलचस्प था। फ्रांसीसी लेखकों ने 1972 में पेरिस में पारिस्थितिक नारीवाद केंद्र की स्थापना, यानी क्या करें हैं, सबसे पहले फ्रांस में क्या होता है, नारीवादी पारिस्थितिक केंद्र की स्थापना हुई। शायद पहली बार 1974 में पारिस्थितिक नारीवाद शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद महत्वपूर्ण विकास हुआ। 1974 में कैलिफोर्निया में भूगोलवेत्ताओं ने लिसा में महिला और पर्यावरण के बीच शीर्षक से एक सम्मेलन आयोजित किया। लगभग उसी समय सेनी ऑडिटर, रोजमोरी और सुजाना मर्चेंट के कार्यों को महिलाओं और प्रकृति, नारीवादी और पारिस्थितिक के बीच में अंतर संबंध भी बनाए गए। पारिस्थितिक नारीवाद ने इस समय भी आसपास के विकसित पाठ्यक्रमों पर अपना अलग रास्ता बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि 1976 के आसपास वारमेट में सामाजिक पारिस्थितिक संस्थाओं ने किंग के द्वारा, यानी नेस्ट्रा किंग की द्वारा किया गया था। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है बेसिकली कि जैसे पर्यावरण को, यानी देखो पर्यावरण आंदोलन जो है और नारीवादी जो आंदोलन है, दोनों में सिमिलरिटी को देखा जा रहा है। ठीक है, क्या है, देखो पर्यावरण का भी भैया शोषण दमन हुआ है, महिलाओं का भी शोषण दमन हुआ है। ठीक है, पर्यावरण भी आज़ादी चाहता है, महिलाएं भी आज़ादी चाहती हैं। तो दोनों में एक प्रकार की क्या है, सिमिलरिटी है, बहुत ज़्यादा क्या है, समानता को बताया जा रहा कि महिलाएं भी शोषण के विरुद्ध खड़ी हैं और पर्यावरण का जो आंदोलन वो भी शोषण के विरुद्ध है। जिस प्रकार महिलाओं का शोषण दमन हो रहा है भैया, उसी प्रकार से पर्यावरण का भी शोषण और दमन हुआ है। ठीक है, इसको बताया जा रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखो 1980 के दशक में पारिस्थितिक नारीवाद के प्रारंभिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्षा बन गया है। यह एक प्रमुख सम्मेलन का वर्ष था जिसे किंग और अन्य ने पृथ्वी पर महिलाएं का जीवन 80 के दशक में पारिस्थितिक वाद के संयोजित किया। उसके बाद 1980 में महिला पेंटागन कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 2000 महिलाओं ने जीवन विरोधी परमाणु युद्ध और हथियारों का विरोध करने के लिए पेंटागन को घेर लिया था। इन घटनाओं ने 1980 के दशक के दौरान पारिस्थितिक नारीवाद के विचारों के इर्द गिर्द एक जीवंत आंदोलन आकार को देने का नेतृत्व किया, जो दुनिया भर में छात्रवृत्ति और सक्रियता दोनों में महत्वपूर्ण रहा। यह आंदोलन 90 के दशक में अच्छी तरीके से जारी रहा। तब से आई किताबें, समाचार पत्र सामने आते हैं और प्रकृति और पर्यावरण के संबंध, महिलाओं के संबंधों के समझ के आधार पर दुनिया भर में सम्मेलन और पर्यावरणीय कार्य हो रहे हैं। ठीक है, पारिस्थितिक नारीवादियों ने पर्यावरणीय नैतिकता के किसी न किसी रूप की वकालत की है, जो महिलाओं और प्रकृति पर प्रभुत्व के साथ देखभाल और पोषण, प्रेम, विश्वास से संबंधित है, जो अधिकारों, नियमों और उपयोगिताओं के आधार पर पारंपरिक नैतिकता की बजाय महिलाओं को सांस्कृतिक रूप से निर्मित अनुभव को उत्पन्न करते हैं। दार्शनिक केन वारन के शब्दों में अगर देखें तो एक पारिस्थितिक नारीवादी नैतिकता दोनों महिलाओं की प्रकृति और प्रकृतियों पर पुरुषों द्वारा वर्चस्व की आलोचना की है और महिलाओं की प्रकृति के बारे में पुरुष लिंग पूर्वाग्रह में मुक्त नैतिकता की रचना करते हैं। यह न केवल भैया जाति, वर्ग, उम्र, जातीय विचारों में स्थित महिलाओं की नई आवाज़ों को पहचानता है, बल्कि उन आवाज़ों को केंद्रीकृत करता है। महिलाओं और प्रकृति के शोषण में पुरुष वर्चस्व की भूमिका पर एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए पारिस्थितिक नारीवाद उन लोगों को कई दृष्टिकोणों पर आधारित है जिनके दृष्टिकोणों में आमतौर पर छोड़ दिया जाता है या प्रमुख प्रवचनों को कम आंका जाता है। उदाहरण के लिए चिपको आंदोलन की महिलाओं की भूमिका, उदाहरण के लिए चिपको आंदोलन की महिलाएं। इस प्रकार एक पारिस्थितिक नारीवाद दृष्टिकोण संरचनात्मक रूप से बहुलवादी है, समावेशी और संदर्भवादी है और महत्वपूर्ण संदर्भों में लैंगिकवादी प्रकृत्यात्मक अभ्यास को समझते और निभाता है। ठीक है, देखो यद्यपि यह पारिस्थितिक नारीवादियों के लिए व्यापक सामान्य आधार है, फिर भी महत्वपूर्ण अंतर हमें देखने को मिलता है।
पश्चिमी नारीवादियों ने राजनीति से प्रेरित होकर के पारिस्थितिक नारीवाद में अलग अलग किस्में जो आंदोलन में उभरी हैं, कौन कौन सी, जैसे नारीवाद में कौन कौन सी है अगर देखोगे तो उदारवादी है, सांस्कृतिक है और समाजवादी है। ये कह सकते हैं कि आंदोलन के भीतर ही उसमें देखो पश्चिमी नारीवादी राजनीति से प्रेरित होकर के पारिस्थितिक नारीवाद में अलग अलग किस्में, यानी जो पारिस्थितिक नारीवाद है कई प्रकार का, उदारवादी नारीवाद, सांस्कृतिक नारीवाद और समाजवादी नारीवाद हमें जिस प्रकार से देखने को मिलता है। तो यही सारा रहेगा। देखो उदारवाद परिस्थिति नारीवाद के नए कानूनों तथा विनियमों के पारित होने के मध्य शासन के मौजूद ढांचे के भीतर प्रकृति के साथ मानवीय संबंधों को बदलने के लिए सुधार पर्यावरणवाद के उद्देश्यों के अनुरूप है। सांस्कृतिक पारिस्थितिक नारीवाद तीन पितृसत्ता की आलोचना के भीतर से पर्यावरणीय समस्याओं का विश्लेषण करता है और विकल्प प्रदान करता है जो महिलाओं और प्रकृति के दोनों को मुक्त कर सकता है। सामाजिक और समाजवादी पारिस्थितिक नारीवाद पूंजीवादी पितृसत्ता के अपने विश्लेषण को आधार मानते हैं। वह पूछते हैं कि कैसे प्रजनन के पितृसत्ता संबंध पुरुषों द्वारा महिलाओं के पर वर्चस्व को प्रकट करते हैं और उत्पादन के पूंजीवादी संबंध पुरुषों के द्वारा प्रकृति की तरह क्या प्रभु को प्रकट करते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था में निहित महिलाओं की प्रकृति पर प्रभुत्व को संसाधनों के रूप में दोनों में उपयोगी तरह से देखते हैं पुनर्गठित किया गया है। यद्यपि देखें सांस्कृतिक पारिस्थितिक नारीवाद स्त्री प्रकृति के संबंधों में अधिक गहराई की जांच करते हैं। यानी क्या कहते हैं, क्या कर रहे देखो मैं क्या यहाँ पे देखो सांस्कृतिक पारिस्थितिक नारीवाद स्त्री प्रकृति के संबंधों में अधिक गहराई से क्या करते हैं भैया, जांच करते हैं। ठीक है। सामाजिक और समाजवादी पारिस्थितिक नारीवाद में वर्चस्व की अधिक गहन आलोचना और एक मुक्त सामाजिक न्याय के लिए क्षमता की बात की जाती है। ठीक है, यही सारा रहेगा, इसको लिखना है अकॉर्डिंग टू, यही सारा आपको लिख देना है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो महिलाओं के लेकर के और महिलाओं की भूमिकाओं के लेकर के यहाँ पर बातें की हैं, क्योंकि वहाँ पर तीनों प्रकार से, ठीक है, तो एक प्रकार से जैसे पर्यावरण और महिला जेंडर की अगर बात करें तो उसमें महिलाओं की भूमिका या महिला किस प्रकार से, नारीवाद किस प्रकार से रहा, उसको लेकर के यानी पर्यावरण के एंगल से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, पर्यावरण में किस प्रकार की जो महिलाओं की भूमिका रही है उन सारी बातों को क्या है यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट क्या रहेगा, भारतीय पारिस्थितिक नारीवाद। यहाँ पर हमें इंडिया के अंडर में लिखना है। ठीक है, भारतीय पारिस्थितिक नारीवाद, वो जो था पूरे विश्व लेवल पे, अब हमें भारतीय लिखना है। ठीक है। वंदना शिवा एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करती हैं कि पारिस्थितिक नारीवाद का तीसरे विश्व का परिप्रेक्ष्य है। वह अन्य पारिस्थितिक नारीवादियों से सहमत हैं जो कि पितृसत्ता समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा प्रकृति के खिलाफ हिंसा के समान हैं और दोनों को वैचारिक रचनाओं द्वारा काफ़ी हद तक अवकार दिया है। हालांकि वह प्रकृति की एक भारतीय कल्पना या पारंपरिक भारतीय ब्रह्मांड संबंधी दृष्टिकोण को प्राकृतिक रूप में गतिविधि और विविधता के रूप में शक्ति की अभिव्यक्ति जो ब्रह्मांड की स्त्री और रचनात्मक सिद्धांत के रूप में है, जिसे सामने रखते हैं, जो मर्दाना सिद्धांत पुरुष के विश्व निर्मित करते हैं। वहाँ कैल्विन मर्चेंट से सहमत हैं कि आधुनिक औद्योगिक युग ने प्रकृति के बारे में मानव कल्पना को इस तरह से बदल दिया है जिससे मानव जाति द्वारा प्रकृति का क्रूर शोषण हो रहा है। यानी कह रहे हैं कि मानव द्वारा क्या हो रहा है भैया, क्रूर शोषण हो रहा है प्रकृति का। भारत के संदर्भ में यह तर्क दिया जाता है कि परिवर्तन का एजेंट औपनिवेशिक राज्य था। पृथ्वी माता के रूप में प्रकृति की छवि और मनुष्य की प्रकृति के बीच एक असामंजस्यपूर्ण संबंध के विचार ने मनुष्यों को निष्क्रिय प्रकृति से अलग कर दिया, उन पर हावी होने की धारणा का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वह कहती हैं कि प्रकृति या प्रकृति में निहित महिलाओं के दृष्टिकोणों को देखा जाए तो यह परिवर्तन एक विनाशकारी और विघटनकारी था। महिलाओं के लिए प्रकृति की मृत्यु उनके हाशिए पर अमूल्य विस्थापन और अंतिम डिस्पोसिबिलिटी के शुरुआत करता है। पारिस्थितिक संकट स्त्री सिद्धांत की मृत्यु है। यानी जब पारिस्थितिक संकट आता है एक प्रकार से स्त्री जो सिद्धांत है उसकी मृत्यु बताते हैं। हालांकि वह भौतिक दुनिया में महिलाओं और प्रकृति के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए वैचारिक रचनाओं से परे जाती हैं, जो कि तीसरी दुनिया में ग्रामीण महिलाओं का दैनिक आजीविका और अस्तित्व के लिए प्रकृति संसाधनों पर भारी निर्भरता की जांच करती हैं। यानी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों पर जो निर्भरता है उसकी यहाँ पर जांच की जाती है। ठीक है। इसी प्रकार से वह इस बारे में बात करती हैं कि इस संदर्भ में प्रकृति के विनाश का महिलाओं के जीवन पर प्रत्यक्ष और हानि, यानी क्या करें,
कि प्रकृति के विनाश होने पर महिलाओं के जीवन पर प्रत्यक्ष और हानिकारक प्रभाव कैसे पड़ता है, ये बताया जाता है। वह प्रकृति के विशेष ज्ञान पर भी चर्चा करती हैं जो ऐसी महिलाओं के पास होती हैं। प्रकृति पर उनकी निर्भरता, इसके बारे में उनका विस्तृत ज्ञान इन महिलाओं और प्रकृति के संबंधों का वास्तविक एक अंतरंग बनाता है। वह देखती हैं कि आधुनिक विज्ञान के आगमन के साथ इस संबंध को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है। विशेष रूप से महिलाओं के ज्ञान को व्यवस्थित रूप से कम करके आंका गया है, यानी कहे विशेष रूप में महिलाओं का जो ज्ञान है इसको भैया कम करके आंका जाता है। ठीक है, महिलाओं को बहुत कम आंका गया और हाशिए पर रखा गया। ठीक है, इन शब्दों में विकास की तरह आधुनिक न्यूनीकरणवादी विज्ञान और पितृसत्तात्मक परियोजना बन गया है, जिसने महिलाओं को विशेष रूप से बाहर रखा है और साथ ही साथ पारिस्थितिक और जानने के समग्र तरीकों से बाहर रखा है, जिससे प्रकृति की प्रतिक्रियाओं और विज्ञान के रूप में परस्पर संबंधों को समझा जा सकता है। ठीक है, यद्यपि पश्चिमी अनुभव से परे पारिस्थितिक नारीवादी तर्क का विस्तार करने में उनका काम महत्वपूर्ण महत्व रखता है, लेकिन उनके निर्माण में समस्याएं हैं। बीना अग्रवाल ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि जब उनके अनुभवजन साक्ष्य प्रमुख रूप से पश्चिम उत्तर भारत में ग्रामीण महिलाओं के साथ उनके काम के लिए, जिसमें चिपको आंदोलन में महिला कार्यकर्ताओं भी शामिल हैं, वह अपने सामान्यीकरण की तीसरी दुनिया में सभी महिलाओं को एक श्रेणी में लाकर के पेश करती हैं। ऐसा करने में विभिन्न वर्गों, जातियों, नस्लों, पारिस्थितिक क्षेत्रों में आदि में महिलाओं को अंतर करने में विफल रही हैं, जिससे उनका तर्क आधारभूत बन जाता है। एक और विचार जिसकी आलोचना हुई है कि वह परे महाद्वीप के लिए प्रकृति और पुरुष के असमंजसपूर्ण संयोजन के माध्यम से दुनिया के निर्माण में ब्रह्मांडीय अवधारणा का व्यापक सामान्यीकरण, यानी क्या है, व्यापक सामान्यीकरण है। भारत की विशाल आबादी, अनंत सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को देखते हुए यह समस्यात्मक विचार है। भौतिक जीवन की ऐसी ठोस प्रतिक्रियाओं और संस्थाओं की भी पहचान नहीं की गई है जिन्होंने इन वैचारिक धारणाओं को उत्पन्न और रूपांतरित किया है। ठीक है, जैसे ही देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या रहेगा, एक ऐसा समस्या जो अग्रवाल बताती, कौन, बीना अग्रवाल। ठीक है, बीना अग्रवाल बताती हैं कि वह सिवा भारत की प्रकृति के मानव समाज के बीच असमंजसपूर्ण संबंधों के टूटने पर एकमात्र एजेंसी का श्रेय उपनिवेशवाद और पश्चिमी विज्ञान और विकास के पश्चिमी मॉडल देते हैं। अग्रवाल के अनुसार तीसरी दुनिया में औपनिवेशिक अनुभव निश्चित रूप से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सबसे बढ़कर के पारिस्थितिक के रूप में विघटनकारी रहा है। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह प्रक्रिया आर्थिक और सामाजिक यानी लिंग रहित असमानताओं से पहले मौजूद के आधार पर चोट करती है। दूसरी चीज यह है कि इसके लिए पारिस्थितिक नारीवादियों की आलोचना की गई है। वह भौतिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं और महिलाओं की और प्रकृति की धारणाओं के साथ उनके संबंधों की अनदेखी कर रहे हैं। यह बताया गया है कि उनके विशिष्ट ऐतिहासिक संबंध, जैसे कि श्रम का लिंग विभाजन, यानी श्रम का एक प्रकार से श्रम का लिंग विभाजन करने, श्रम के चीज़ों में क्या था, एक प्रकार से क्या है भाई, भेदभाव जो है। ठीक है, महिला पुरुषों में जो भेदभाव होता है, संपत्ति में क्या है, महिला और पुरुष में क्या बहुत ज़्यादा भेदभाव है, शक्ति में है, वितरण में है, उत्पादन में है या प्रजनन में, ऐसे भौतिक पहलुओं के विवरण में ध्यान देना आवश्यक है। पारिस्थितिक नारीवादी विशेष रूप से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नारीवादी पृष्ठभूमि के लोग विचारधारा की भूमिका पर जोर देते हैं और बाकी सब चीज़ों को बाहर कर देते हैं। यह विचार कल्पना और विचारधारा के महत्व को नकारा नहीं है। यह सच है कि पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में निरंतर उत्पादन और प्रतीकों के रूपों, अनुष्ठानों, प्रथाओं, विश्वासों, विचारों की एक विस्तृत संरचना के परिवर्तनों के माध्यम से खुद को कायम रखती है, जिसमें महिलाओं और प्रकृति के बारे में सोच शामिल है, जिसके बारे में पारिस्थितिक नारीवाद बोलते हैं। हालांकि प्रकृति और निर्माण केवल विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं के संदर्भ में अर्थ देते हैं जिसके भीतर उत्पन्न होता है, जैसा कि बताया जाता है। देखो यहाँ पर इसको देखो, मानसिक संस्कृति अपने आप नहीं पनपती, यानी मानसिक जो संस्कृति होती है, संस्कृति के प्रति एक प्रकार से जो मानसिकता होती है वह अपने आप नहीं आती, बल्कि एक विचारों के द्वारा आई, क्योंकि विचार सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं और उन समाजों
के संगठन को दर्शाते हैं जिन्हें पैदा करते हैं, जिससे उनके उत्पादन के संबंधों तथा सत्ता के पदानुक्रम को शामिल किया गया है। यह कहना उचित नहीं होगा कि पारिस्थितिक नारीवाद भौतिक संबंधों की उपेक्षा करते हैं। कह रहे हैं कि जो पारिस्थितिक नारीवाद होता है वह भौतिक संबंधों की क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं। सामान्य तौर पर सामाजिक नारीवाद पृष्ठभूमि के पारिस्थितिक नारीवादी महिलाओं और प्रकृति के बीच संबंधों की ऐतिहासिक और प्रासंगिक आधार पर जोर देते हैं। वह श्रम और शक्ति के लैंगिक विभाजन और विकास के स्थिर पैटर्न की कुंजी के रूप में देखे जाते हैं, जो महिलाओं और प्रकृति दोनों के अनुसार पहुंचता है। कैरोलिन मर्चेंट ने, जो अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण के लिए जानी जाती हैं, पारिस्थितिक संबंध में उत्पादन प्रजनन संबंधों के विश्लेषण की आवश्यकता पर जोर देती हैं। उनके विचार में यह सत्ता में बदलाव और विभिन्न समाजों में पितृसत्ता के रूपों में परिवर्तनों को चित्रित करने में मदद करता है। ठीक है। हाल के दिनों में तीसरी विश्व से नए अनुसंधान ने लिंग और पर्यावरण के सवालों पर हमारे दृष्टिकोणों में काफ़ी समृद्ध किया है। इस संदर्भ में बीना अग्रवाल का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने मौजूदा स्थिति को उलटने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए पर्यावरणीय क्षय और संरचनात्मक कारकों तथा इसके प्रभावों पर प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण की महत्व पर बल दिया है। ठीक है। इसके बोलती हुए हो क्या, बोलो है ग्रामीण लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं और विशेष रूप से गरीब और वंचित वह समुदाय जो संसाधन तक पहुंच को कम करने के लिए जिम्मेदार अन्य कारकों के बारे में भी बोलती हैं, जैसा कि राज्य के नियंत्रण का विस्तार और एजेंटों के द्वारा विनियोग है। इस तरह के कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन से कारक हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या अभी कारक पता होने चाहिए कौन से कारक। देखो, सामुदायिक प्रबंधन के लिए पारस्परिक संबंधों को कम आंकना। दूसरा क्या है, सीमित संसाधन पर बढ़ती जनसंख्या का निरंतर दबाव है। तीसरा क्या है, कृषि से संबंधित पारंपरिक और स्थानीय ज्ञान प्रणालियों का क्षरण है। इसके बाद वह उपयुक्त सभी कारकों के वर्ग लिंग प्रभाव की जांच करती हैं और पाती हैं कि जहां सबसे अधिक कठिनाई का सामना गरीब परिवारों को करना पड़ा है, वहीं वास्तव में गरीब किसान आदिवासी परिवारों की महिलाओं को सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव से, यानी कह रहे हैं कि देखो पर्यावरण का सबसे ज़्यादा जो खामियाजा भुगतना पड़ा है वह गरीब आदमी को, और गरीब आदमी भी कह सकते हो कि महिलाओं को कह सकते हैं कि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है, इनको सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई महिलाएं। इसका कारण है कि घर के भीतर लिंग आधारित असमानताओं को इस संबंध में पहचाना गया। यानी श्रम विभाजन है, ठीक है, निर्वाह आधारित संसाधनों का वितरण है, मुख्य रूप से भोजन और स्वास्थ्य देखभाल है। तीसरा कह सकते हैं उत्पादक और संसाधन और प्रौद्योगिकी तक पहुंच है। चौथा कह सकते हैं बाजार और बाजार में स्थिति है। पांचवा कह सकते हैं रोजगार के अवसरों की बात करें। छठा है जैसे व्यावसायिक गतिशीलता है। सातवां जो है प्रशिक्षित और तक पहुंच आदि। इन असमानताओं को देखते हुए अग्रवाल प्राकृतिक संसाधनों तक कम पहुंच, कम महिलाओं के प्रभाव, यानी जो संसाधन तक अगर बात करें महिलाओं की क्या है कम पहुंच का आकलन करते हैं। उन्होंने पाया है कि इसने ऐसी महिलाओं के जीवन को गुणवत्ता को विभिन्न तरीकों को खराब कर दिया। क्या है कि महिलाओं की गुणवत्ता कैसे खराब, एक दिन में काम के घंटे में वृद्धि हो रही है, आय में स्तर में कमी है, खराब पोषण और स्वास्थ्य देखभाल, और ठीक है सामाजिक समर्थन का नेटवर्क को टूटना। इनमें से कुछ ऐसे मुद्दे घरेलू कला यहाँ तक कि आत्महत्या को तक बढ़ने का कारण बने हैं। महिलाओं के स्वदेशी ज्ञान को कम करना तथा उनका क्षरण करना, आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा उनको हाशिए पर जाना एक महत्वपूर्ण घटनाओं में से उन्होंने नोट किया है। अंततः वह इस संकट के प्रति विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ती हैं, जिससे राज्य के साथ साथ हितधारकों के विभिन्न समूहों शामिल हैं, जिसमें उन्होंने राज्य की प्रतिक्रिया त्रुटि और अपर्याप्त लगी है। गैर राज्य संस्थाओं की प्रतिक्रियाओं की जटिल विविधता में वह ग्रामीण महिलाओं की प्रतिक्रियाओं का सबसे उल्लेखनीय और आशापूर्ण मानती हैं। वह पारिस्थितिक उत्थान के लिए आंदोलनों में उनकी उत्साहों भागीदारी के उनके सबसे समर्थक और रचनात्मक परिप्रेक्ष्य ऐसे मुद्दों की समझ को नोट करती हैं। इसके आधार पर वह महिलाओं को न केवल पर्यावरण क्षरण, खराब राजनीति आदि के शिकार के रूप में देखते हुए आग्रह करती हैं कि बल्कि सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करने वाले महत्वपूर्ण एजेंटों को, यानी कहती हैं कि महिलाएं जो हैं वह पर्यावरण में बड़े बदलाव ला सकती हैं। भले ही अग्रवाल का काम पूरी तरीके से भारत में डाटा पर आधारित था, भौतिक वास्तविक
के पहलुओं जैसे कि निर्वाह के पैटर्न और सामाजिक संबंध, तीसरी दुनिया के बड़े हिस्सों में कुछ हद तक समान होने के कारण उन्होंने निष्कर्ष तक भारत से परे प्रभाव हो सकता है। इस प्रकार नारीवादी पर्यावरणवाद का उनका सिद्धांत सूत्रीकरण आज महिलाओं और पर्यावरण के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने के लिए सबसे व्यवहारिक है। यानी कहा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो महिलाएं हैं, महिलाओं का भी समझना बहुत है। देखो पर्यावरण का जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, कह सकते हैं कि गरीब आदमी पर सबसे ज्यादा पड़ा है, ठीक है। पर्यावरण का जो हानि हो रही सबसे ज्यादा गरीब पर पड़ा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पर्यावरण की जो हानि हुई सबसे ज्यादा भाई महिलाओं पर पड़ता है, ठीक है। तो जो जैसे कहते हैं जिस प्रकार से पर्यावरण का दमन हो रहा, शोषण हो रहा है या पर्यावरण का क्षरण, उसी प्रकार से महिलाओं का भी समाज में हमेशा दमन और क्षरण हुआ है। तो उसी प्रकार से महिलाओं की जो भूमिका है वह पर्यावरण में ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं ही सबसे ज्यादा पर्यावरण को लेकर के शोषित और दबित हैं। तो पर्यावरण से जो रिलेट करता है वो क्या है, अगर ये बताया जा रहा है इस चैप्टर में, हम इस समझने की कोशिश करेंगे कि पर्यावरण जो है उसमें क्योंकि पर्यावरण और महिला को एक जैसा माना जा रहा है कि भाई पर्यावरण की भी स्थिति हमेशा, पर्यावरण पर भी कोई ध्यान नहीं देता था, पर्यावरण का भी लोग दमन और शोषण किए हैं, और उसी प्रकार से महिलाओं की भी स्थिति वैसे रही। यानी पर्यावरण की स्थिति और महिला की स्थिति लगभग सेम बनी हुई है। यानी ठीक है, अगर महिला आंदोलन होता है तो वह पर्यावरण आंदोलनों को भी बढ़ावा देता है, और अगर पर्यावरण हमारा खराब होता है, अगर पर्यावरण का किसी प्रकार से दूषित होता है, तो सबसे ज्यादा जो उसका खामियाजा उठाना पड़ता है, सबसे ज्यादा नुकसान होता है वह महिलाओं का ज्यादा होता है। यानी यहाँ पर नारीवादियों, ठीक है, यहाँ पर नारीवाद क्या है कि महिलाओं के अधिकारों के लिए जो आंदोलन हुए हैं, क्या नारीवाद का मतलब है महिलाओं के अधिकारों के लिए जो आंदोलन, जिसको हम बोलते हैं नारीवाद आंदोलन। यही जो नारीवाद आंदोलन है वह कह सकते हो कि पर्यावरण आंदोलन की जैसे ही दिखाई देते हैं। पर्यावरण आंदोलन और नारीवादी आंदोलन दोनों अलग अलग जरूर हैं, लेकिन उनके जो इशू, जो मुद्दे हैं, जो पैटर्न तरीके हैं वह लगभग सेम है। अगर महिलाएं आंदोलन करें इसका मतलब है कि उनके साथ दमन हुआ, शोषण हुआ। उसी प्रकार से जो पर्यावरण आंदोलन है वो भी पर्यावरण का क्या है भाई, जो उनका पर्यावरण का क्या शोषण दमन होता है, जब पेड़ों को काटा जा रहा है, प्रदूषण फैलाया जा रहा है, तो एक प्रकार से पर्यावरण का शोषण दमन। तो दोनों एक ही पैटर्न से हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा, पर्यावरण में महिलाओं की भूमिका को भी समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और पर्यावरण को बचाने में भी महिलाओं की एक खासी भूमिका है, जिसे इस चैप्टर में रेखांकित करने की बात की गई है। दूसरा, अगर बात करें तो पर्यावरण और महिलाओं को लगभग एक एंगल में देखा गया है कि कहते हैं कि जो पर्यावरण आंदोलन है और जो नारीवाद आंदोलन है, दोनों की समस्याएं लगभग सेम ही हैं, दोनों का पैटर्न तरीका एक ही है। अगर दोनों को हमें सेम जैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर महिलाएं अपने लिए अधिकारों के लिए आंदोलन करती हैं तो पर्यावरण आंदोलन भी होगा, साथ साथ होगा। यानी दोनों को हमें साथ लेकर के चलने की जरूरत है। महिलाओं की भूमिका पर्यावरण में बहुत ज्यादा है। पर्यावरण का जो अगर आप देखोगे भारत में भी क्या है, पर्यावरण का बहुत ज्यादा दमन और शोषण होता है, पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है, पेड़ों कटाई जो रही, उसी प्रकार से महिलाओं का भी तो घरों में एक प्रकार से क्या होता है, उनका शोषण ही होता है, उनका दमन ही होता है ना। तो उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि दोनों का ट्रेंड लगभग एक रूप और एक समांतर उनको दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर दो एंगल की बात की है। पहला जो हम देखेंगे जेंडर की, जो यहाँ पर पर्यावरण और जेंडर की बात की गई है, फिर एक रहेगा वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिक नारीवाद की बात की गई है, फिर क्या है भारत में पारिस्थितिक नारीवाद। ये तीन ही पॉइंट जो रहेंगे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जरूर करके जाना है। और यहाँ पर आपसे पूछा भी जा सकता है कि पर्यावरण और नारीवाद बताओ, या भारत में पारिस्थितिक नारीवाद क्या है, वैश्विक नारीवाद क्या है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। जनरली अगर मैं एक मोटा तरीका अगर आपको बता दूं इस चैप्टर का निचोड़ क्या है, तो ये कहा जाता है कि जो पर्यावरण है उसमें महिलाओं की भूमिका को हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ये चैप्टर बताता है जिस प्रकार से महिलाओं का समाज में शोषण था, दमन था, पीड़ित थी, उसी प्रकार से पर्यावरण का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, दमन हुआ, शोषण हुआ है। दोनों लगभग एक ही हैं। पर्यावरण में महिलाओं की भूमिका तथा पर्यावरण को और महिलाओं को दोनों एक ही तरीके से हमें समझना पड़ेगा। उसी प्रकार से इस चैप्टर में सारी बातें बताई गई, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।